बच्चों, तो आज का टॉपिक है हम लोगों का दर्पण। तो दर्पण में हमें देखना है बेटा कि समतल दर्पण होता है और गोलीय दर्पण होता है। यानी दर्पण हमारे पास दो प्रकार के होते हैं, एक समतल दर्पण और दूसरा गोलीय दर्पण। समतल दर्पण को हम लोग प्लेन मिरर बोलते हैं और गोलीय दर्पण को हम लोग स्फेरिकल मिरर बोलते हैं। ठीक है, जैसा कि हम सब लोग पता है, समतल दर्पण जो हम लोग घर में यूज़ करते हैं वो समतल होता है क्योंकि उसकी पूरी बनावट एक जैसी होती है। और गोलीय दर्पण जो होता है वो बेटा गोलाकार होता है, यानी एक खोखले कांच के गोले का काटा गया वह भाग जिसके एक तल पर परावर्तन तल तथा दूसरा तल पर कलाई होती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, गोलीय दर्पण बोलते हैं। अब गोलीय दर्पण भी बेटा, यहाँ पे जब हम लोग गोलीय दर्पण की बात कर रहे हैं तो गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो पहला दर्पण होता है उत्तल दर्पण और दूसरा दर्पण होता है अवतल दर्पण। ठीक है, अगर उत्तल दर्पण को बात करें तो उसको हम लोग कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं और अवतल दर्पण को हम लोग कॉनकेव मिरर बोलते हैं। तो उत्तल दर्पण में क्या होता है कि जो इसका उठा हुआ तल होता है वो परावर्तक तल होता है, और जो इसका दबा हुआ तल देख रहा हूँ जो अंदर की ओर का जो तल होता है उस पर कलाई होती है। जो लाइनिंग है ये कलाई है, यानी पॉलिशिंग की जाती है इस पर। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि किसी खोखले कांच के गोले का काटा गया वह भाग जिसका उठा हुआ तल परावर्तक तल तथा दबे हुए तल पर कलाई होती है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। सेम अपोजिट में देखेंगे अवतल दर्पण, यानी किसी खोखले कांच के गोले का काटा गया वह भाग जिसका दबा हुआ तल परावर्तक तल होता है तथा उठे हुए तल पर कलाई होती है। ठीक है, तो गोलीय दर्पण से रिलेटेड कुछ टर्म्स होती हैं जिस पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे कि गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है। तो इसकी कुछ टर्म्स हैं जिस पे आज हम लोग बात करते हैं, जैसे प्लेन ऑफ अ मिरर, दर्पण का ध्रुवण। ठीक है, अब देखिए ध्रुव क्या होता है दर्पण का, किसी भी परावर्तक तल का। अभी इस पर एक छोटा सा डिस्कशन करते हैं हम लोग। ठीक है, पहले टर्म समझ लेते हैं। दर्पण का ध्रुव वक्रता, कोण, वक्रता, त्रिज्या, मुख्याक्ष फोकस दूरी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब इसके आगे ज़रा इनको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे क्या होते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि हम लोगों ने एक दर्पण लिया है, गोलीय दर्पण लिया है। ठीक है, जिसका एक तल जो होता है, ठीक है, पॉलिशिंग होती है जिस पे हम लोग कलरिंग करते हैं, या देखा होगा आप लोगों ने दर्पण के पीछे एक पेंट होता है। तो एक तल जो है इसका वो परावर्तक तल है और दूसरे तल पे जो उस पर हम लोगों ने पॉलिशिंग की है। तो ये कौन सा दर्पण बन गया बेटा, ये अवतल दर्पण बन गया। ठीक है, तो अब किसी भी अवतल दर्पण पे या किसी भी उत्तल दर्पण पे जो उसका परावर्तक तल होता है, जहाँ पर कोई प्रकाश की किरण आकर टकरा कर वापस चली जाती है, उस परावर्तक तल का जो मध्य बिंदु होता है उसको हम लोग पी से प्रदर्शित करते हैं। उसको हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं बेटा, पी से। ये जो मध्य बिंदु है यही पोल होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, दर्पण का ध्रुव भी हिंदी में बोलते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए तो थोड़ा सा आगे हम लोग और देख लेते हैं इस पर। अब ये दर्पण जिस गोले का भाग होता है, ये दर्पण जिस गोले का भाग होता है, हमने बताया था कि कांच के गोले का, खोखले कांच के गोले काटा गया वह भाग। ठीक, तो उस गोले का जो केंद्र बिंदु होता है उसे हम लोग सी से प्रदर्शित करते हैं, यानी उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, वक्रता केंद्र बोलते हैं। इंग्लिश में हम लोग बोले तो सेंटर ऑफ कर्वेचर बोला जाता है उसे को। ठीक है, और इसको मिलाती हुई एक रेखा, जो पी और सी को मिलाती हुई एक रेखा अनंत से अनंत को चली जाती है, इसे हम लोग प्रकाशिक, तो इसे हम लोग क्या केंद्र बोलते हैं, या आप लोग इसको बोल सकते हैं। ये अनंत से अनंत को जाने वाली वह रेखा होती है जो दर्पण के केंद्र और दर्पण के ध्रुव को मिलाते हुए चली जाती है। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, मुख्य अक्ष। ठीक है, इसी में थोड़ा सा आगे हम लोग और समझेंगे। तो अगर हम लोग इसका जितने भी डायग्राम बनाते हैं वो इसी मुख्य अक्ष पर वस्तु को मान कर बनाए जाते हैं। ठीक है, और अब देखिए सी से लेकर पी तक, यानी ध्रुव से लेकर वक्रता केंद्र की दूरी को हम लोग आर से दिखाते हैं, यानी इसको हम लोग वक्रता त्रिज्या बोलते हैं, जिसे रेडियस ऑफ कार्वेचर भी कहा जाता है। ठीक है, इसे रेडियस ऑफ कार्वेचर भी कहा जाता है। ठीक है, और अब आप इन्हीं को अगर थोड़ा सा देखा जाए, ठीक है, सी और पी, ठीक, ये जो बीच की जो डिस्टेंस है ये रेडियस ऑफ कार्वेचर है, ये पूरे गोले के लिए समान होती है, इसीलिए इसे हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कार्वेचर, यानी कि गोले की त्रिज्या। ठीक, और किस गोले की त्रिज्या, जिसका कि दर्पण एक भाग है। ठीक, अब हम लोगों ने देखा होगा बेटा कि जब भी कोई प्रकाश की किरण किसी परावर्तक तल पे अगर सीधे आएगी तो वो परावर्तक तल पे अगर बिल्कुल सीधे यानी समांतर चलती हुई आ रही है, तो परावर्तन के पश्चात
जिस बिंदु को होकर मुख्य अक्ष से गुजरेगी, वो जो बिंदु जहाँ पे ये कटेगा, ठीक है, जैसे ये गुजरती है तो ये सी और पी के बीच से जस्ट होकर गुजरेगी, और ये जहाँ पे कटेगा उस बिंदु को हम लोग क्या बोलेंगे, एफ, यानी कि दर्पण का फोकस बिंदु। ठीक है, उस बिंदु को हम लोग क्या बोलेंगे, दर्पण का फोकस बिंदु। और इस जो एफ और पी के बीच की जो डिस्टेंस होती है, ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि फोकस बिंदु और दर्पण के ध्रुव के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, फोकस दूरी के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग फोकस दूरी के नाम से जानते हैं बेटा। तो अभी हम लोगों ने देखा है कि दर्पण का ध्रुव क्या होता है, वक्रता केंद्र क्या होती है, फोकस बिंदु क्या होता है, फोकस दूरी। ये जो एफ पॉइंट है ये फोकस बिंदु है, और एफ से लेकर पी तक की दूरी को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, फोकस दूरी बोलेंगे। ये दोनों ही प्रकार के मिरर में होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ कॉनकेव में है, कॉन्वेक्स में नहीं होगा, कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों में होता है ऐसा। ठीक है, तो अब हम लोग एक जरा फिर से एक डायग्राम देख लेते हैं कि हम लोगों ने फिर से एक गोलीय दर्पण लिया है जिसके अंदर की साइड अब हम लोग कलाई कर रहे हैं। ठीक है, और बाहर का जो भाग है उसको परावर्तक तल रहने देंगे। अब इस प्रकार के दर्पण को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, उत्तल दर्पण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण। अब ये भी किसी गोले का भाग होगा, तो पूरा एक गोला देख लेते हैं हम लोग ज़रा इसका। ठीक है, तो ये देखिए ये भी एक गोले का भाग है, और इसका भी जो मध्य बिंदु है परावर्तक तल, ठीक है, और इसका भी जो मध्य बिंदु है वो भी क्या है, सी है, जैसा सेम हम लोगों ने अभी अवतल में आपको बताया था। ठीक, और परावर्तक तल का जो मध्य बिंदु वो क्या है, पी है। पी का मतलब पोल यानी कि ध्रुव, और सी का मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता के। ठीक, और इन दोनों को मिलाती हुई रेखा जो अनंत से अनंत को जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा, मुख्य अक्ष बोलते हैं। जो आप देख रहे होंगे कि पी और सी को मिलाती हुई एक रेखा गई जिसे हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस या मुख्य अक्ष भी बोलते हैं। ठीक है, अब इन दोनों के पी से लेकर सी तक के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया दोनों ही दर्पण के लिए सेम होता है, तो इसे हम लोग आर से डिनोट करते हैं, यानी कि ये वक्रता त्रिज्या है। ठीक, अब सपोज करिए कि अब अगर इसके बीच में कहीं हमें एफ चाहिए होगा तो कैसे निकालेंगे हम लोग। तो देखिए एक समांतर प्रकाश की किरण आ रही जो दर्पण के परावर्तक तल पर है। अभी हमने बताया जब ये परावर्तित होकर जाएगी तो पी और सी के बीच से होते हुए निकल जाती है। ठीक है, पर अभी तो भाई क्योंकि बाहर की ओर परावर्तन है तो बाहर की ओर, पर इसको डॉटेड यानी आभासी रूप से परावर्तन कराएंगे पीछे की ओर, और ये पी और सी के बीच में मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलेगी वो बिंदु क्या होगा, इसका फोकस बिंदु होगा। उस बिंदु को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, फोकस बिंदु बोलते हैं। ठीक है, और पी और एफ के मध्य की जो दूरी होती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, फोकस दूरी बोलते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार को हम लोग क्या, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फोकस दूरी बोलेंगे। और इस प्रकार जितनी भी समांतर किरणें आएंगी वो इसी बिंदु पर मिलेंगे, 1 2 3 4 5 10, आप जितने निकाल पाओ। ठीक है, तो अब देखिए एफ और आर के बीच में क्या संबंध होता है, थोड़ा सा इन संबंध को हम लोग भी समझ लेते हैं। क्योंकि वैसे तो हम लोगों को पता है जनरली फार्मूला होता है एफ इज़ इक्वल टू r/2 या r इज़ इक्वल टू 2f, पर इसको अब शो कैसे किया जाएगा। ठीक है, तो f का मतलब होता है फोकस दूरी जो अभी आपको हम लोगों ने बताया। ठीक है, और r का मतलब होता है वक्रता त्रिज्या यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक, अब इन दोनों के बीच एक रिलेशन होता है, जिस रिलेशन को हमें आज समझना है कि रिलेशन क्या होता है। छोटा सा आप लोगों को समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो बेटा आप सब लोग अपनी फेयर कॉपी को कंप्लीट करते रहिएगा। तो चलिए जहाँ भी आप नोट करते हैं इसको कर लीजिएगा। तो इनका एक छोटा सा रिलेशन होता है जिसको हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले फार्मूले के माध्यम से आपको बताया था, एफ इज़ इक्वल टू r/2, या आप लिखना चाहें तो इसको r इज़ इक्वल टू f/a, f इंटू 2 भी लिख सकते हैं, या r इज़ इक्वल टू 2f भी लिखा जा सकता है। ठीक है, दोनों ही सूरतों में बात एक ही है। इस 2 को आप उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2f। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं वस्तु और प्रतिबिंब क्या क्या होते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट हम सब लोग जानते हैं, जितनी भी फिजिकल थिंग्स होती हैं यानी भौतिक वस्तुएं होती हैं सारी की सारी क्या है, ऑब्जेक्ट हैं, यानी कि वस्तु है जितनी चीज़ों को हम छू सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक, तो सपोज़ कीजिए कि एक इंसान है वो प्लेन मिरर के पास खड़ा है, दोनों साइड हम लोगों ने एक इंसान को खड़ा कर दिया है प्लेन मिरर की। ठीक, तो अब देखने वाली बात क्या होगी कि प्लेन मिरर में जो हिस्सा हमको दिख रहा है, ठीक है, अगर अभी हम लोग देखें कि अंदर वाला जो आदमी जो दूसरी साइड हम लोगों ने खड़ा किया, अगर मान लेते हैं कोई आदमी नहीं है, ठीक है, अगर इसको हम लोग इमेज देते हैं तो हम लोगों ने देखा होगा ना बेटा कि जब हम लोग मिरर के बाहर खड़े होते हैं तो हम लोग पूरी तरफ से हम लोग क्या होते हैं,
हम तो ऑब्जेक्ट हो गए, और जो अंदर हमें दिखता है वो उसकी क्या हो गई, इमेज हो गई। ठीक, अगर इसी को अगर हम लोग दूसरी तरफ किसी ऑब्जेक्ट को खड़ा कर दें, यानी कोई आदमी मिरर के दूसरी तरफ खड़ा हो तो उसे उसका चेहरा नहीं दिखाई देता। ठीक, पर जो आगे खड़ा होता है उसे अंदर उसको अपना ही प्रतिबिंब दिखता है, सेम उतनी ही दूरी पर, जितनी दूरी पर हम बाहर खड़े होते हैं उतनी दूरी पर वो अंदर दिखाई देता है। तो वो क्या होती है, उसकी इमेज होती है। जब हम लोग कंघी करते हैं या कुछ करते हैं तो हम लोगों ने इस चीज़ को नोटिस किया होगा बेटा। ठीक है, कि हम लोग इसके साथ साथ एक अंदर भी एक इमेज जो होती है, जो हम लोगों का प्रतिबिंब होता है, वो भी हम लोगों के साथ काम कर रहा होता है। ठीक है, तो प्रतिबिंब की बात करें तो प्रतिबिंब हमारे पास बेटा दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल की अगर बात करें तो पहला वाला वास्तविक प्रतिबिंब यानी कि रियल इमेज, और दूसरा वाला आभासी प्रतिबिंब यानी कि वर्चुअल इमेज। ठीक, वास्तविक जिसे हम लोग सामने देख रहे हैं, ठीक है, जो हम लोगों के सामने मौजूद है, और आभासी वो होता है जो दिखता तो है पर मौजूद नहीं होता वहाँ पे। ठीक है, आप लोगों ने पिक्चरों के बहुत सीनों में देखा होगा इस टाइप की वर्चुअल इमेजेस बनती हैं। ठीक है, तो ज़रा इनके बारे में थोड़ा सा समझते हैं कि दोनों में डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं और ये दोनों हैं क्या क्या। तो देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, तो देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब होता है यानी जिसे हम पर्दे पर वास्तव में प्राप्त कर सकते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, वास्तविक प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, ठीक, अब जो जैसे एक पर्दा है और पर्दे पे अगर किसी चीज़ की इमेज बन गई तो ये वास्तविक प्रतिबिंब है। ठीक है, ये किस प्रकार का प्रतिबिंब होगा बेटा, ये हमारे पास जो प्रतिबिंब है ये वास्तविक प्रतिबिंब होगा। यानी हम लोगों ने एक पर्दा लिया, और जैसे हम लोग समझ लीजिए एक कैंडल लाइट है, और कैंडल की लाइट में हम लोग अपने हाथ को इधर उधर हिलाते हैं तो हम लोग देखते हैं दीवार पे हमारे हाथ की परछाई दिखती है। ठीक है, तो ये जो परछाई है यही बेटा क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब है। पर्दे का मतलब ये नहीं कि आप कोई पर्दा ही लगा दीजिए, दीवार पे इमेज ले लीजिए, या कहीं भी आपको किसी चीज़ की इमेज दिख रही है। ठीक है, जैसे हम लोग सिनेमा थिएटर में देखने जाते हैं तो वो वास्तविक प्रतिबिंब नहीं होता, वो वर्चुअल इमेज होता है। वर्चुअल इमेज को हम चाहे जितना बड़ा दिखा सकते हैं, ठीक है, पर वास्तविक प्रतिबिंब बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं दिखेगी। ठीक है, तो देखिए, आभासी प्रतिबिंब की जब हम लोग बात करते हैं तो वैसे प्रतिबिंब जिसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, बल्कि उसके उपस्थिति का हमें आभास होता है। ठीक है, जैसे हम लोग फिल्मों में देखते हैं तो वो सारी की सारी इमेजेस कैसी होती हैं, वर्चुअल इमेजेस होती हैं। ठीक,